नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं कमलेश कुमार गौतम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं इस सेशन में क्लास 10th का स्टैंडर्ड लेवल का जो पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके ऑलरेडी 31 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। वह आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपको मिल जाएंगे। अब देखो, हम आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या, ये जो वाला जो पेपर है ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि 31 तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 रीड कीजिए और जिस तरीके से अपन पढ़ते आ रहे हैं उस तरीके से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 रीड कीजिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट। देखो ये जो वाला जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन को 2-3 बार आराम से रीड कीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाइए। इस तरीके से ऐसे इस चैप्टर के क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। इसके अंदर पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. The aircraft is flying at a constant height of 3500 under root 3 meter at a uniform speed. Find the speed of the aircraft. देखो एयरक्राफ्ट है वो उड़ रहा है, कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है सब। अब देखो क्या है कि जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो क्या है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एयरक्राफ्ट का फ्रॉम द ग्राउंड किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट ए से, वो 60 डिग्री था। आफ्टर 30 सेकेंड वो उड़ रहा है कांस्टेंट हाइट से, कांस्टेंट हाइट से उड़ रहा है। तो उसके बाद जो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंजेज हो गया 30 डिग्री। देखो अब कैसे मैं जैसे जैसे अब देखो रीड करता जाता हूँ और डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। देखो कैसे डायग्राम बनेगा इसका। डायग्राम बनते फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 32। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। सपोज करो एक ग्राउंड, इस ग्राउंड में इस पॉइंट ए से एयरक्राफ्ट यहाँ पर है, एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है और 30 सेकंड पे सपोज करो यहाँ पे पहुँच जाता है। 30 सेकंड पे यहाँ पहुँच जाता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके पहले कितना था, 60 डिग्री। डायग्राम बना रहे हैं अपन, ध्यान से बनाना है डायग्राम। ये डायग्राम कंप्लीट होते फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। देखो यहाँ जब एयरक्राफ्ट था तो इसको जो ऑब्जर्व किया गया, जब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ग्राउंड लेवल के पॉइंट ए से 60 डिग्री था और 30 सेकंड उड़ने के बाद देखो कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, इस तरीके से कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है। ये कांस्टेंट हाइट आपको क्वेश्चन में दी हुई है 3500 रूट 3 मीटर और ये हाइट भी वही है, सेम हाइट है रूट 3 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या है, तो स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको पहले तो डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस। सपोज इसके नाम दे देते हैं ABCDE, इस तरीके से नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है? तो डायग्राम ही कंप्लीट हो चुका है। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। आपको ये डिस्टेंस पता लग जाए, टाइम तो आपको दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, और ये डिस्टेंस आपको पता लग जाए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए अब हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके CD की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल AED। इस तरीके से सबसे पहले तो देखो इन ट्राइंगल ABC ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में आप देखो ये एंगल क्या है 60 डिग्री, और इसके अपोजिट जो साइड होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे देखो 1060 की वैल्यू, 1060 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाएगा CB
अपॉन ए बी, सी बी अपॉन ए बी 1060 की वैल्यू √30 और सी बी की वैल्यू 3500 √3 मीटर और ए बी। ठीक है, यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ये ए बी इधर जाएगा तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3500 मीटर। ठीक है, 3500 मीटर ए बी की वैल्यू आ गई, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतना मीटर आ गया। ठीक है, 3500 मीटर ए बी की वैल्यू आ गई। अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, वो कौन सा है, ए ई बी, इसका यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए ई बी। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन देखो चेंजेज होके कितना हो गया था 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखो 1030 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा है आपको, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है डी, परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा है डी। तो डी की वैल्यू देखो 3500 √3 अपॉन बेस कितना होगा, बेस होगा टोटल ए ई को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी। तो ए बी की वैल्यू तो 3500 और बी, ए बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, सी डी की। सी डी तो अपन को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, मेनली अपन को क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, टाइम हमारे पास पता है। तो देखिए हम यहाँ से 1030 की वैल्यू तो हो जाएगी 1/√3, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और ये हो गया 3500 √3 और ये 3500। अब बी की जगह अपन क्या ले सकते हैं, बी किसके बराबर होगा, सी डी, क्योंकि एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती है। तो बी की वैल्यू सी डी के बराबर, बी की वैल्यू सी डी के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो सी डी की वैल्यू, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये 0, 5 में से 5 गए तो 0 और 10 में से 3 गए तो आपके पास 7, इतना मीटर। सी डी की वैल्यू आ गई, सी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, सी डी की वैल्यू आने के बाद अब क्या करेंगे, स्पीड फाइंड करनी है ना आपको तो एयरक्राफ्ट की। तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सी डी अपॉन टाइम। सी डी की वैल्यू 7000 मीटर और टाइम की वैल्यू 30 सेकेंड। तो कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो 700/3 मीटर अपॉन सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 3 2 जा 6 बचा 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बचा 1/3, इतना मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट की जो स्पीड आई है वो कितनी आई है 700/3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मिक्स्ड फॉर्म, ये आंसर है इसका। ठीक है, लिख लो इसको। देखिए फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, देखो क्वेश्चन
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए पॉइंट। अब देखो किस तरीके से मैं पढ़ता जा रहा हूँ और किस तरीके से डायग्राम बनाना है, ये मेन। अब समझो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट अभी सपोज करो यहाँ पर है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ से इसको देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हमारी आंखों से जब अपन ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये वाली, जिससे आपके पास आंखों से जो आपके पास जो ये लाइन जा रही है, लाइन ऑफ साइट जा रही है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर से जब नीचे की तरफ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। चलो ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात थी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, जब आप शुरुआत में जब इसको ऑब्जर्व किया था तो कितना बन रहा, 60 डिग्री। जब एयरक्राफ्ट यहाँ पर है, आफ्टर 30 सेकेंड ये उड़ करके यहाँ पर आ गया और डी पॉइंट तक आ गया, तो डी पॉइंट पे यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या होगा, घट करके कितना हो गया, ये 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया और कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है। इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट हो गया। आपको क्या फाइंड करना है, एयरक्राफ्ट की स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड के लिए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यानी सी डी अपन को फाइंड करनी। सी डी किसके बराबर होगा, बी के बराबर। तो अपन ने सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं अपन, इस तरह का कॉन्सेप्ट लेते हैं ना कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो दो एक तो बन रहा है आपके पास यहाँ पे, एक तो ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा बन रहा है ट्राइंगल ए ई डी, इस तरीके से। तो ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री इक्वल टू सी बी अपॉन ए बी। यहाँ से अपन ने ए बी की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी, इसके अंदर भी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, ए बी प्लस बी। ए बी प्लस बी, ए बी की वैल्यू ऑलरेडी अपन निकाल चुके, तो अपन यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कर दी। बी की वैल्यू सी डी के बराबर है। मेन तो अपन को यहाँ पे क्या है, सी डी तो फाइंड करना है। तो सी डी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे सी डी की वैल्यू, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो तो 7000 मीटर, यानी कि वो क्या है, 30 सेकंड में कितना उड़ा हुआ, कितनी डिस्टेंस उड़ गया हुआ, 7000 मीटर इतना उड़ा है वो। तो फिर इसकी स्पीड क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस और ये टाइम, और इस तरीके से ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इतना तो लिखना पड़ेगा इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 33 रीड कीजिए। अब देखो ये जो ऑलरेडी में ए बी सी जो सेक्शन है, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद में क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 भी रीड कीजिए। अभी ये जो पूरा सेक्शन है, सेक्शन डी, ये 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ये जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीड करना है आपको। ये आपको PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये मैंने आपको बोलता ही आ रहा हूँ। तो देखो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे जो एरिया है कब होगा, जब लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए 5 सेंटीमीटर से और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया जाए 2 सेंटीमीटर से, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कितने से, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर से। However, if we increase the length by 10 सेंटीमीटर and decrease the breadth by 5 सेंटीमीटर, लेंथ को 10 सेंटीमीटर से जब हम इंक्रीज कर दें और ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दें 5 सेंटीमीटर से, तो इसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से। देखो दो ही कंडीशन दी हुई है ना, दो कंडीशन से क्या होगा, दो इक्वेशन बनेगी पेयर की फॉर्म में, उनको सोल्व कर लेंगे अपन एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो से भी आपको पसंद हो। इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया और न किया जाता है जनरली। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये फाइंड करना है। तो आपको डायमेंशंस फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, तो एज्यूम कर लो लेंथ और ब्रेड्थ को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। फाइंड, सपोज इसको पहले एज्यूम कर लो, लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर
ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ को ले लिया हमने x सेंटीमीटर और ब्रेड्थ को ले लिया y सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा ना वैसे के वैसे कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि हम इसकी रेक्टेंगल की लेंथ को रिड्यूस कर दे 5 सेंटीमीटर से, कर दो x माइनस 5 कर दो, और ब्रेड्थ को इंक्रीज किया जा रहा है 2 सेंटीमीटर से, तो आपके पास जो रिजल्टेंट एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब जो नया जो एरिया होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जो ओरिजिनल जो आपके पास जो एरिया, वो अब जो ओरिजिनल एरिया वो रिड्यूस होके क्या हो गया, 80 सेंटीमीटर से कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया। तो क्या करेंगे, ओरिजिनल जो एरिया है x इंटू वाई यही होगा, क्योंकि अपन ने लेंथ क्या है x सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो y सेंटीमीटर एज्यूम किए, इसमें से माइनस कर देंगे 80 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस कर दो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो बोल रहा है वो। देखो इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, फिर तो आप सॉल्व कर लोगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, लेंथ को रिड्यूस किया जा रहा है 5 सेंटीमीटर से और ब्रेड्थ को इंक्रीज किया जा रहा है 2 सेंटीमीटर से, तो जो रिजल्टेंट जो एरिया होगा वो जो ओरिजिनल एरिया से कितना कम है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, एक्स वाई इसको मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 5y और 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और ये एक्स वाई माइनस 80, सिंप्लीफाई कर दो। देखो एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब देखो 2x माइनस 5y, ये माइनस 10 इधर गया तो ये हो जाएगा 10 माइनस 80, तो 10 माइनस 80 कितना हो गया, माइनस 70, ठीक है। इसको दे दो अभी तो फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अगेन देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10 सेंटीमीटर एंड डिक्रीज द ब्रेड्थ बाय 5 सेंटीमीटर। अगेन देखिए, इंक्रीज द लेंथ बाय 10 सेंटीमीटर, लेंथ को इंक्रीज कर दो 10 सेंटीमीटर से और ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दो 5 सेंटीमीटर से, तो y माइनस 5, तो रिजल्टेंट जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा। इस बार बढ़ गया, कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ गया। जैसे 100 था, 100 था तो कितना हो जाएगा 150, जैसे 200 था तो कितना हो जाएगा 250, इस तरीके से। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि देखो सिंप्लीफाई क्यों करेंगे अपन, सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी जो जनरल फॉर्म होती है उस फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद ही सोल्व करेंगे। तो x को y से मल्टीप्लाई किया और ये जैसे सोल्व करते आ रहे हैं वैसे सोल्व करो, माइनस 5x प्लस 10y और 10 5 दा 50 और xy प्लस 50। xy से तो ये xy कैंसिल हो गया, माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 50, ये 100 हो जाएगा। इसको और आगे देखो, 5 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, माइनस x और 2y 5 टू जा 10, ये हो गया। ये इक्वेशन नंबर, इसको देख लो आप, इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लो। x को लिख सकते हैं, माइनस x इधर चला जाएगा तो प्लस के x, तो 2y और माइनस 20, समझ में आ गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, माइनस x इधर गया प्लस का x, 2y को इधर ही रहने दिया, ये 20 इधर आ गया माइनस 20। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से का यूज कर लेता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको याद है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड है जो x की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं। टू वाई माइनस 20 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70, ठीक है। तो अभी क्या है, y में लीनियर इक्वेशन हो गई, y में लीनियर इक्वेशन हो गई तो इसको सोल्व करके y की वैल्यू निकाल लो, 2 2 जा 4y, ये
-40 और ये -5y इक्वल टू -70। 4y -5y -y -40 इधर जाएगा तो प्लस के 40, 40 -70 कितना हो गया -30 और y की वैल्यू 30 आ गई। यानी ब्रेड्थ की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। ब्रेड्थ क्या है y सेंटीमीटर, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो सेकंड में, पुट y इक्वल टू 30 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगा, हमें x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 2 और ये 30 और -20, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 32 जा 60, 60 में से 20 गए तो 40। ठीक है, इस तरीके से देखो आपको क्या फाइंड, तो लेंथ तो कितनी हो गई 100, लेंथ हो गई यहाँ पे, लेंथ क्या थी x की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, y की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। यूनिट भी लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर मीटर कुछ इस तरीके से, ऐसे नहीं ये 40 30, हालांकि हमने यहाँ पे जूम कर लिया 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से पूरा जब आप इतना करके आओगे ना, जब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए और जिसने लिख लिया वो क्वेश्चन नंबर 34 को रीड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो ये भी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस बार क्या है, आपको जो सॉल्यूशन निकालना है वो ग्राफिकल मेथड का यूज करना है, तो ग्राफ बनाना है आपको। देखो दो इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें चॉइस दी हुई है ए और बी पार्ट, और जो इसका जो चॉइस के बाद जो नेक्स्ट चॉइस में जो क्वेश्चन है वह भी क्या है, वह भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो देखो 5 और 5 बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, तो चैप्टर 3 है, इसका वेटेज ज़्यादा था। जो गिवन इक्वेशंस है 3x + y + 4 = 0, 3x - y + 2 = 0, ये गिवन इक्वेशंस है। देखो ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, कम से कम अपन 2 पॉइंट तो निकालते हैं, 2-3 पॉइंट, और फिर से क्या करते हैं अपन ग्राफ में लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो इंटरसेक्ट करते। देखो इंटरसेक्टिंग का तो पता है, यहाँ वैसे लग रहा है आपके पास a1 यहाँ पे देखो a1/a2 की वैल्यू तो क्या हो रही है 1 हो रही है, अब b1/b2 की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे -1। तो इसका मतलब क्या हो, लाइन तो इंटरसेक्ट करेगी, यानी कोई ना कोई एक यूनिक सॉल्यूशन आना है, ये तो पक्का कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, y = -3x और -4। ठीक है, x की वैल्यू सपोज करो आपने 0 पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट करने पर देखो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। ठीक, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू -4, -1 पुट कर दो, -1 पुट कर दो। देखो आपको पता है ये वैल्यूज कैसे लेनी है, अपने पास छोटे बस एक सिंगल डिजिट में इंटीजर आ जाए तो ग्राफ बनाना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो -1, x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, +3 -4 कितना हो गया, -1 हो गया।
-2 पुट कर दो, -2 पुट करने पर ये 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 प्लस के 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 6 में से 4 गए तो 2। ठीक है, इस तरीके से मिल गया। नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें भी क्या करो आप, 2 पॉइंट निकाल लो। देखो पॉइंट क्या क्या आ गए अपने पास, एक तो 0, -4, 0, -4, एक पॉइंट तो ये आ गया, -1, -1 और -2, -2 +2, ये पॉइंट आ गया। सेकेंड इक्वेशन से भी आप देखो वैल्यूज निकाल लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 3x + 2, टेबल बना लो। x की वैल्यू अपन सपोज करो अगर 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -3 + 2 कितना हो गया, -1, और x की वैल्यू अगर 0 पुट करता है तो y की वैल्यू 2। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या आ गया है अपने पास, 1, 5, -1, -1 और एक 0, 2, इस तरीके से। देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, -1 वाला पॉइंट यहाँ पर भी आ रहा है। अब -1 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -1, -1। अब चूंकि आपको ग्राफ बनाना है तो देखो मैं ग्राफ आपको, इसमें आपको तो ग्राफ पेपर दिया हुआ रहेगा तो वहाँ बनाना है, और मैं आपको देखो किस तरीके से एक रफली डायग्राम आपको बना देता हूँ। तो ये पहले तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो देखो पॉइंट क्या क्या आ गए हमारे पास, 0, -4, -1, -1, -2 +2, ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट आ गए। सेकंड इक्वेशन के पॉइंट 1, 5, -1, -1 और 0, 2, ये पॉइंट आ गए। अब मैं देखो रफली डायग्राम बना देता हूँ। रफली डायग्राम से आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ग्राफ बनाना था। ग्राफ बनाने का तरीका आप जानते ही हो, इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, ये एरो भी बनाना है आपको ना, क्योंकि लाइन होती है एक्स एक्सिस, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन जिसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये आता है आप 7th 8th 6th 7th 8th से ये पढ़ते आ रहे हो, ग्राफ को ड्रॉ करना। अब देखो अपन पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। अपने पास पॉइंट कैसे है, 1 2 3 4, ज़्यादा ज़्यादा 4 तक है, ज़्यादा ज़्यादा 4 तक है, तो इतने पॉइंट आप तो यहाँ बना लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ये हो गया +1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो पॉइंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ड्रॉ करते हैं 0, -4। देखो वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0, तो 0, -4 कहाँ पे आएगा, वाई एक्स पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो 0, -4 यहाँ पे आएगा, 0, -4, ये पॉइंट यहाँ पर। दूसरा -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, -1, ये वाला पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट है -2, -2 कहाँ पे आएगा, -2, ये वाला यहाँ पे मिलेगा अप्रोक्सीमेटली आपको, ये -2। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लो इस तरीके से, मैं रफली ज्वाइन कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन के लिए जो पॉइंट है इनको भी ड्रॉ कर दो। 1, -5 कहाँ मिलेगा, 1 1 5 यहाँ पे मिलेगा, ये 1 5, -1 1 तो ये वाला है,
ये तो सॉल्यूशन ही सही है, तो आपको पता ही लग गया। और दूसरा 0 पर आपको तो क्या है ड्रॉ करके बताना ना, 0,2, तो वाई एक्स पे इसकी वैल्यू 0 थी, तो 0,2 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये ड्रॉ करना था। अब इस तरीके से आप ये लाइन ड्रॉ कर लो आप। तो ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज करिए इसको दे दो आप नाम P, इसको A, B, C और ये D पॉइंट, ठीक है, ये D पॉइंट। तो इस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या होगा, -1, -1, यानी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, P पॉइंट यहाँ पे -1, -1। ठीक है, ये 34 का ए पार्ट है। चॉइस भी दी हुई है इसके अंदर। जिसको ग्राफ बनाना पसंद नहीं हो तो वो इसका बी वाला पार्ट करके आएगा। ठीक है, देखिए बी वाला जो क्वेश्चन पढ़िए, इसको बी वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। थर्टी 34 का बी वाला पार्ट देखिए। तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. At 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, then Tara would have scored 50 marks. Assuming that Tara attempted all questions, find the total number of questions in the test. देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए। अपन को यहाँ पे फिर वापस से क्या बनानी है, इक्वेशन सी बनानी है। तो पहले यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से समझ के बड़े 2-3 बार उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको इक्वेशन बनानी है। तो देखो क्या हो रहा है, तारा जो है उसने क्या है पेपर दिया, तो उसमें से उसने क्या किया, कुछ क्वेश्चन तो गलत कर दिए और कुछ क्वेश्चन सही कर दिए। ठीक है, और ये भी गिवन है कि तारा ने जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कोई नहीं है आपको, उसने कोई छोड़ा नहीं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए। तो कुछ उससे गलत हो गए और कुछ सही हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंडीशन दी हुई है, 2 कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है कि तारा को 40 मार्क्स मिलते हैं, 40 मार्क्स मिलते हैं। कब मिलते हैं कि जब आपको प्रत्येक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक राइट क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स दिए जाए, और रॉन्ग आंसर के लिए अगर वो क्वेश्चन गलत करके आती है तो जो रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। तो आप क्या करोगे, पहले तो क्या करोगे, जो मार्क्स मिले और जो मार्क्स कट गए उनमें से उसको माइनस कर दो, तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 40 मार्क्स मिलते हैं, 40 मार्क्स उसको अवार्ड किया जाता है। अब दूसरी कंडीशन जिससे आप दूसरी जो इक्वेशन बनाओगे उसमें क्या है, अगर प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दे दिए जाते हैं और प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स काट ले जाते हैं, तो आपको क्या उस होगा, उस तारा को 50 मार्क्स मिलता है। इस तरीके से अब सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर्स हैं और जो रॉन्ग आंसर है उनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, उनको ऐड करेंगे, वही तो क्या होंगे, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन उसने एक भी छोड़ा नहीं है तो कंफ्यूज भी नहीं होना है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, सपोज टोटल जो रॉन्ग आंसर है जो राइट आंसर है उनको एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x। ठीक है,
लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी एक्स एंड दैट ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है? देखो करेक्ट आंसर्स कितने हैं? एक्स है, यानी कि करेक्ट आंसर्स किसके दिए? जो उसके क्वेश्चन है। तो करेक्ट जो क्वेश्चन हो जाएंगे ना वो भी कितने होंगे? एक्स होंगे। अब देखो ध्यान से देखो, इसको समझो। करेक्ट आंसर्स एक्स है और एक आंसर के लिए मार्क्स कितना मिल रहा है? एक मार्क्स के, एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स है वो कितना मिल रहा है? 3 मार्क्स उसको दिया जा रहा है एक क्वेश्चन, अगर जो सही हो जाता है। अब टोटल कितने क्वेश्चन उसने करेक्ट किए? एक्स। तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो पहली इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास जो करेक्ट जो आंसर्स है वो क्या है? एक्स है। और एक आंसर के लिए, एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो कितने टोटल मार्क्स मिले उसको? 3x मिले। और माइनस भी तो होगा क्योंकि उसने गलत भी किए हैं। तो देखो अगर गलत आंसर हो जाता है तो एक गलत आंसर का उसको कितने मार्क्स कट जाता है? 1 मार्क्स कट गया उसके अंदर। अब गलत आंसर कितने दिए? सपोज करो y, तो y को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल जो मार्क्स जो डिडक्ट होंगे वो क्या हो जाएगा? 1 × y ये होगा। और करेक्ट जो आपके जो करेक्ट क्वेश्चन करने पर जो ये मार्क्स मिले थे उसमें से ये वाले मार्क्स को डिडक्ट कर दो, तो मार्क्स कितने मिले? यहाँ पे 40 मार्क्स मिले। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन बन के क्या आ जाएगी? 3x - y = 40। ये समझना है मेन इंपॉर्टेंट, तो बाकी तो फिर आप सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बनाओ, अगेन सेकंड इक्वेशन बनाओ। अब देखो प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए अगर 4 मार्क्स दिए जाते हैं, 4 मार्क्स दिए जाते हैं और 2 मार्क्स डिडक्ट कर ले जाते हैं प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए, तो 4x - 2y यही होंगे टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं इस बार सेकंड इक्वेशन में? 50 मार्क्स। ये इस तरीके से। तो इसको देखो आप 2 से और डिवाइड कर दो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x - y = 50। इस सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आ गई हमारे पास इक्वेशन। तो अब क्या करोगे? इसमें से आप ऐसा करो, इसमें से इसको सेपरेट कर दो। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो इसका, है ना, क्योंकि y का कोफिशिएंट भी -1 है, y का कोफिशिएंट भी यहाँ पे -1 है। तो कौन सा मेथड यूज कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा? एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर लो। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करने पर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का तो माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और ये x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 2 जा x, तो ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा सॉरी, इसको 2 से डिवाइड किया तो 25 आएगा यहाँ पे, ये 25 देखिए। तो 3x - 2x कितना हो गया यहाँ पे? x, और 40 - 25 और 3 में दूंगा ये x, ठीक है। तो x की वैल्यू 15 आ गई। x की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, पुट x = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये जो x की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं यहाँ पे। 3 × 15 - y = 40। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 - 40, y की वैल्यू 5। जो टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे, टोटल जो क्वेश्चंस हो जाएंगे वो कितने होंगे? x + y। x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू आ गई 5, कितना हो गया? 20। ये 20 इसका आंसर है। 20 इसका आंसर है। जो क्वेश्चन पेपर में जो टोटल जो टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन थे वो कितने थे? 20 थे। देखिए वापस से समझ लीजिए इसको। देखो तारा ने एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें सारे क्वेश्चन किए,
तो कुछ गलत हो गए और कुछ सही हो गए। तो आपको टोटल क्वेश्चन निकालना है। टोटल क्वेश्चंस निकालने तो क्या करना है आपको, जो करेक्ट आंसर है और जो रॉन्ग आंसर है उन्हीं को तो ऐड कर दो, तो क्या बन जाएंगे, टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। तो करेक्ट आंसर को अपन ने x ले लिया और रॉन्ग आंसर्स को y ले लिया। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि छोटा तो एक भी क्वेश्चन नहीं है ना, दोनों को ऐड कर लो तो टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखो एक करेक्ट आंसर के, देखो पपस्टी क्वेश्चन बना रहे हैं, उसने पहली जो आपके पास जो कंडीशन दी हुई इसको रीड कीजिए कि यदि अगर प्रत्येक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं तो टोटल मार्क्स तो कितने हो गए, 3x। पर कटेंगे भी तो सही भाई, कटेंगे कैसे कि रॉन्ग आंसर के लिए अगर 1 मार्क्स काट दिया जाता है और रॉन्ग आंसर उसने कितने दिए, मतलब वो जो क्वेश्चन जो उससे गलत हो गए वो कितने हो गए, y क्वेश्चन गलत हो गए, तो एक गलत क्वेश्चन का 1 मार्क्स काट लिया जाता है। तो y क्वेश्चन उसने गलत किए तो क्या हो गया, y इंटू 1 माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 40। ये समझ में आया, ये मेन काम। तो ये माइनस क्यों किया ना, प्लस नहीं करना था। कुछ स्टूडेंट प्लस करके आगे होंगे तो भी गड़बड़ है, फिर तो बहुत मुश्किल है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में यदि उसको सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दे दिए जाते हैं और गलत के लिए 2 मार्क्स उसको काट लेते, तो गलत क्वेश्चन, अब देखो सेकंड में क्या होगा, 2 मार्क्स अगर डिटेक्ट कर लिए जाते हैं तो 2 इंटू वाई और 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। बस ये क्वेश्चन बन गए, बाकी तो आप ही जानते हो सोल्व करना एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो 34 का ए पार्ट और बी पार्ट, जिसको जैसा अच्छा लगा होगा, दोनों क्वेश्चन ही ईजी है। और क्योंकि देखो फर्स्ट वाले जो पार्ट है उसमें भी क्या है कि पॉइंट निकालना बहुत आसान है, बहुत ही ईजी आया, इतना डिफिकल्ट नहीं आया। -1, -1 ये उसका इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसके जो चॉइस वाला उसका आंसर है, और इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये हर साल बोला जाता है, सभी टीचर बोलते हैं, और जब भी ऑफलाइन ऑनलाइन सब क्लास में ये बोल दिया जाता है कि इसको याद कर लो, इसको समझ लो, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। मैंने भी एक्सप्लेन की है थ्रू आउट द ईयर, जाने कितनी बार इसको आपको बोला, एग्ज़ाम में भी दिया, ऑफलाइन वगैरह जो मैं टेस्ट लेता था उसमें कि इसको अच्छे से कर लेना। और ये देखो आ भी गई, हो सकता है कभी न भी आए, पर हर 3 साल में ये क्या होती है, 2 बार तो आती ही आती है। इस बार आ गई तो 5 मार्क्स तो पक्के हो गए आपके। ठीक है, इसका जो और वाला जो पार्ट है वो भी क्या है, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से लिया गया ये क्वेश्चन भी। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है चैप्टर 6 में ये आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से ये सेक्शन डी अपना कंप्लीट हो गया। अब जो इसके वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सोल्व करा दूँगा ना। ठीक है, थैंक यू।